Today I am going to explain your first lesson from class 12th. So the title of your first lesson is The Last Lesson, and the writer of this lesson is Alphonse Daudet, who is the French novelist and short story writer. Okay, जो कि French novelist है and short story writer है, and this story also belongs to France. Okay, so this story also belongs to France, and here the time of Franco-Persian War 1817-1871. ओके तो यहाँ पर फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम की बात की गई है, जिसमें फ्रैंको पर्शियन जब वॉर चल रहा था उसका क्या इफेक्ट पड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन लाइफ में, उसके बारे में बताया गया है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट अवर राइटर. ओके, Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Persian War. ये जो यहाँ पे फ्रैंको पर्शियन वॉर की बात बताई गई है, इसमें ये हमारे फ्रांस के ही राइटर है. अल्फोंस डॉडेट फ्रांस के राइटर थे, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट स्टोरी के भी वो राइटर रह चुके हैं. The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War. As I told you, the story is set amidst Franco-Persian War. The timing of Franco-Persian War is 1817 and 1871, in which फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, जिसमें फ्रांस वो प्रशिया के द्वारा डिफीट हो जाता है, हार जाता है. लेड बाय बिस्मार्क, जिसे बिस्मार्क लेड करता है. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. प्रशिया में कुछ इस तरीके के नेशंस कंसिस्ट हुआ करते थे. उस समय पर प्रशिया में ये नेशंस कंसिस्ट हुआ करते थे, लाइक जर्मनी, Poland and parts of Austria. In this story, the French district, इस स्टोरी के अंदर फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. तो यहाँ पे फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों प्रशिया के हाथों में चली जाती है. Read the story to find out what effect this had on life at school. ओके, यहाँ पे हमें स्टोरी को पढ़ना है, उसे समझना है, और यहाँ पे हमें देखना है कि उस फ्रैंको पर्शियन वॉर जो चल रहा था उसका क्या इफेक्ट पड़ा स्कूल की लाइफ पे. इस स्टोरी के अंदर राइटर अल्फोंस डॉडेट है, बट इन दिस स्टोरी नरेटर इज फ्रेंच. ओके, नरेटर इज हु? फ्रेंच, FRANZ. ओके, so narrator is French and he is also the protagonist of this story, the main character of this story. Okay, now narrator going to start this explanation. I started for school very late that morning. तो narrator यहाँ पे कहते हैं I started for school very late that morning. उस दिन सुबह में लेट उठा था स्कूल के लिए, and was in great dread of scolding. और बहुत ही डर था मुझे डांट का. Especially because M. Hamel had said that he would caution us on participles. Especially क्यों? क्योंकि स्कूल में उनके एक टीचर है M. Hamel. तो यहाँ पे ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये दो कैरेक्टर पूरी स्टोरी को अपने आप में बना के रखते हैं, फ्रेंच एंड M. Hamel. ओके, तो M. Hamel उनके टीचर हैं, जो कि उन्होंने कहा था had said that he would question us on participles, कि हमें वो participles में questions करेंगे. Participles ये ग्रामर टॉपिक है. कोई भी लैंग्वेज के अंदर, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो उसके participles वो ग्रामर टॉपिक में होता है. तो यहाँ पे M. Hamel ने कहा है कि वह participles पे क्वेश्चन करेंगे. And I did not know the first word about them. एंड फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहे हैं, हमारे नरेटर कह रहे हैं कि मुझे उसका एक भी वर्ड पता नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. कुछ देर के लिए सोचा कि यहाँ से भाग जाऊँ. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और डोर के बाहर मतलब कि बाहर अपना दिन बिताऊँ. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. बाहर बहुत ही गर्मी और ब्राइट डे था. द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. नाउ द मीनिंग ऑफ द एज ऑफ द वुड्स दैट मीन्स ब्रांच. ओके, जो ब्रांचेस होती है उसको एज ऑफ द वुड्स यहाँ पे बोला गया है. तो बर्ड्स ट्रिप कर रहे थे ब्रांचेस पे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। फिर एक ओपन फील्ड के पीछे एक सो मिल था जहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, काम कर रहे थे लकड़ियों को काटने का, उसकी ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सारी चीज़ें कई ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, टेम्पटिंग थी। टेम्पटिव दैट मीन्स अट्रैक्टिव। ओके, वो सब ज़्यादा टेम्प्ट कर रही थी नरेटर को दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स के जो रूल्स है उससे कहीं ज़्यादा ये सारी चीज़ें उन्हें टैम्प कर रही थी अपने पास। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। नरेटर यहाँ कहते हैं कि मैंने किसी भी तरीके से हिम्मत जुटाई, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि अपने आप को रोक सकूं। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए फिर जल्दी आगे बढ़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जब मैं टाउन हॉल से पास हुआ मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड के पास क्राउड है ना। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड जहाँ पे हर एक न्यूज़ को हम देख सकते हैं, सुन सकते, पढ़ सकते हैं। ठीक है, मे बी ये 1870 एंड 1871 का टाइम है, तो बुलेटिन बोर्ड पे उस समय न्यूज़ को पढ़ा जाता था। ठीक है, ये फ्रांस की बात की गई है, यहाँ पे फ्रैंको पर्शियन वॉर की बात की गई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। लास्ट 2 साल से हर एक बैड न्यूज़ इस बुलेटिन बोर्ड से आया करती थी। यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा कैरेक्टर है वह जब छोटा था तब की बात यहाँ बता रहा है। ठीक है, द लॉस्ट बैटल्स। नाउ विच टाइप ऑफ न्यूज़? द लॉस्ट बैटल्स, कि बैटल्स को, हम युद्ध को हार गए हैं। द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कुछ ड्राफ्ट्स आते, कुछ ऑर्डर्स आते थे कमांडिंग ऑफिसर्स को। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप में सोचता रहता हूँ विदाउट स्टॉपिंग, ओके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। फिर उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना मैं जल्दी आगे बढ़ रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, एक ब्लैक स्मिथ, एक लुहार जिसका नाम वॉचर है, वो वहाँ पे था। वो वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अपने लर्नर के साथ, जिसे वो सिखा रहा था। ठीक है, अपने लर्नर के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, उन्होंने बुलेटिन को पढ़ा। कॉल्ड आफ्टर मी, फिर मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो वॉचर, ब्लैक स्मिथ वॉचर उन्हें कहते हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करो बब। बब दैट मीन्स एक छोटे बच्चे को, फ्रांस के जो छोटे बच्चे हैं उनको बब बोला जा रहा है यहाँ पे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। फिर किसी भी तरीके से कैसे भी करके मैं एम हेमल के एक छोटे से गार्डन तक पहुंच चुका। एम हेमल का गार्डन वह यहाँ पे स्कूल के पास में ही है, इसलिए यहाँ पे उसने बताया है कि किसी भी तरीके से एम हेमल के गार्डन तक मैं पहुँच चुका हूँ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल चलती थी, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, काफ़ी शोरगुल हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे स्ट्रीट में से, गलियों में से ही, बाहर से ही सुना जा सकता था। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, तो किस तरीके की शोरगुल हुआ करते थे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का ओपन होना, बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन दैट मीन्स एक साथ जो लेसन को रिपीट किया जाता है वह। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से छोटे बच्चे करते हैं, लाउडली अपने दोनों कानों पे हाथ रखकर लाउडली वह लेसन्स को रिपीट करते हैं, तो उसी तरीके से सभी बच्चे अपने कानों पे हाथ रखकर लाउडली लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं ताकि जो वो बोल रहे हैं अच्छे से समझ सके। ठीक है,
Next, very loud with our hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. और टीचर्स जो मतलब यूनिसन में जब लेसन रिपीट करवाते तो टीचर्स भी अपने रूलर्स को टेबल पे रैपिंग करते थे. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. लेकिन अब ये सब कुछ बहुत ही स्टिल था, बहुत ही शांत था. आई हैड कंटिन्यूड ऑन द कमोशन. Sorry, I had counted on the commotion. Counted on, that means depended on. And the commotion, that means very loud noise. Okay, तो commotion का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो, भीड़ हो. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहते हैं, हमारे नरेटर कहते हैं I had counted on the commotion, कि मैं डिपेंड रहता था कमोशन पे, शोरगुल पे डिपेंड रहता था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. ठीक है, तो जिससे क्या होता था, कमोशन पे डिपेंड रहते थे, शोरगुल में वो चुपचाप आकर अपने डेस्क तक बैठ जाते थे और कि कोई उन्हें देख भी नहीं पाता था. बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत ही शांत था, एक संडे मॉर्निंग के जैसा. थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. और विंडो से मैंने देखा, स्कूल की जो क्लास है उस क्लास के आगे के विंडो से मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और जो मिस्टर एम हैमल है, जो कि फ्रेंच के टीचर हैं, वह अप एंड डाउन कर रहे हैं अपने आयरन रूलर को हाथ में रखे हुए. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. तो मैंने सबके सामने दरवाज़ा खोला और सबके सामने होकर मैं अपने क्लास में गया. बिफोर एवरीबडी यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट एंड हाउ आई फ्राइटेड आई वॉज. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लास्ट था और कितना फ्राइटेंड था. ओके, कि मतलब बहुत ही शर्मिंदा और डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एम हैमल सो मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली, बहुत ही विनम्रता से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली. अपने एक जगह पे चले जाओ. लिटिल फ्रेंड्स, We were beginning without you. हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. मैंने किसी भी तरीके से जंप करके अपने डेस्क पर बैठा. Not till then when I had got a little over my fright. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? तो यहाँ पे वो कहते हैं I jumped over the bench and sat down. जल्दी से जंप करके अपनी जगह पे अपने डेस्क पे बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड. और जब तक मैं अपने डर से थोड़ा बाहर निकला तब मैंने देखा, डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, कि जो हमारे टीचर है एम हैमल, वो सुंदर से ग्रीन कोट में है. हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडरीड that he never wore except on inspection and prize days. तो यहाँ पे मिस्टर एम हैमल ने ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी और एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप जो कि पूरी एम्ब्रॉयडरीड थी, ऑल एम्ब्रॉयडरीड थी. दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वह कोई इंस्पेक्शन या प्राइज डेज के अलावा नहीं पहनते थे. बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज. और इन सब के बीच पूरी स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी एंड सॉलेम. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस. लेकिन जो चीज़ें मुझे ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी वह क्या थी, बैक बेंचेस पे जब मैंने देखा, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. जो बैक बेंचेस हमेशा एम्प्टी रहा करती थी. तो विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स. तो विलेज पीपल, जो गांव के लोग वहाँ पे थे, विलेजर्स थे, वो चुपचाप हमारी तरफ वहाँ बैठे हुए थे. अब वो कौन कौन बैठे हुए हैं?
ओल्ड हॉसर, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम है हॉसर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर रह चुके हैं हमारे यहाँ। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पहले पोस्टमास्टर रह चुके हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत ही दुखी लग रहे हैं। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर एक पुरानी प्राइमर बुक लेकर आए हैं। प्राइमर, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जो प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं हम, जो बेसिक हम सीखते हैं वो प्राइमर से सीखते हैं, ठीक है। तो वो प्राइमर बुक उनके पास है। थंब एट द एजेस, जो अपने थंब से वो किनारों को पकड़ के रखा है, जिससे पेज पलटते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसे उन्होंने अपने नीज पे खोल के रखा है। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका वो स्पेक्टिकल्स वह पेजेस पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।